नमस्ते भारत। हेलो बच्चों। इस वीडियो के ठीक पहले मैंने मर्चेंट ऑफ वेनिस का इंग्लिश वर्जन आपको प्रस्तुत किया। अब आपको इसका हिंदी समरी समर्पित है। ये एक ड्रामा है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा। नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, ड्रामा की शुरुआत होती है तीन दोस्तों से, जिनका नाम है एंटोनियो, सेलेरियो, सेलेनियो। ये तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एंटोनियो इटली के एक शहर वेनिस का विख्यात व्यापारी है। वह आजकल परेशान रहता है, परंतु कुछ समझ नहीं पा रहा है कि वह इतना दुखी क्यों है, इतना परेशान क्यों है। एंटोनियो का एक दोस्त सलरीनियो है। कहता है कि मुझे पता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो। तुम्हारा दिमाग समुंदर में लगा हुआ है। तुम्हें अपने पानी के जहाज़ों की फ़िक्र सता रही है। बच्चों, ये बता देना अनिवार्य है कि एंटोनियो इन दिनों पानी के जहाज़ों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है। तो सेलेनिनो कहता है कि तुम्हें इस बात की फ़िक्र हो रही है कि कहीं तुम्हारे पानी के जहाज़ रास्ता न भटक जाएं, कहीं तुम्हारे पानी के जहाज़ डूब न जाएं। लेकिन दोस्त, फ़िक्र मत करो। तुम्हारी जहाज़ें बहुत ही बड़ी हैं, तुम्हारी जहाज़ें बहुत ही शानदार हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, फ़िक्र मत करो। एंटोनियो का दूसरा दोस्त सेलेरियो बोलता है कि अगर मेरा भी काम एंटोनियो जैसा ही होता, एंटोनियो जैसा ही रिस्की होता, और मैं भी यदि इसी की तरह पानी के जहाज़ों का बिजनेस कर रहा होता, तो मैं भी हर टाइम परेशान ही रहता। मेरा माइंड भी मैप की तरफ लगा रहता। मैं हर टाइम सोचता रहता कि हवा के डायरेक्शन किस तरफ है, और हमेशा मैं उसको देखता और अंदाज़ा लगाते रहता कि मेरे जहाज़ कहाँ पर होंगे। और हर चीज़ें मुझे दुखी कर देती, जो मुझे याद दिलाती। जैसे मान लो कि मैं सूप पी रहा होता और सूप को फूंक मारता ठंडा करने के लिए, तो फूंक मारने से सूप का हिलना मुझे मेरे जहाज़ों की याद दिलाता, और मैं ये सोचता कि इतनी सी फूंक से जब सूप का ये हाल है, तो समुद्र की हवाओं से मेरे जहाज़ों का क्या हाल होगा। इसके बाद वो दूसरा एग्जाम्पल देता है सैंडी आर ग्लास का, और कहता है कि सैंडी आर ग्लास को देखकर ऐसा लगेगा जैसे मेरे जहाज रेत में फंस गए हैं, और रेत में फंस के मेरे जहाज उल्टा हो गए हैं। इस प्रकार वह तीसरा एग्जाम्पल देता है चर्च का। वो कहता है कि मैं चर्च भी नहीं जाता, क्योंकि वह पत्थरों को देखकर मुझे लगता कि मेरे जहाज कहीं पत्थरों से तो नहीं टकरा गए हैं, जिसके चलते उसमें लदा सारा सामान पानी में तो नहीं बह गया है। दरअसल सेलेनियो इन एग्जाम्पल से बताना चाहता है कि एंटोनियो का बिजनेस ही ऐसा है जिसमें वो कभी भी बर्बाद हो सकता है। इसके बाद एंटोनियो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो बिजनेस है केवल पानी के जहाज़ों पर ही टिका हुआ नहीं है। मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है। मेरे एक दो पानी के जहाज यदि पानी में डूब भी गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे बिजनेस की मुझसे कोई टेंशन नहीं है। तुम लोग गलत सोच रहे हो। तब सलेरिनो कहता है कि तब तो तुमको प्यार हो गया है। एंटोनियो कहता है नहीं यार, मुझे कोई प्यार नहीं हुआ, मुझे मेरे बिजनेस का भी कोई टेंशन नहीं है। तब सलेरिनो कहता है कि तब तो एक ही वजह हो सकती है कि तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम खुश नहीं हो। और फिर वो दो एग्जाम्पल देता है। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि शमशान में भी वो खुश रहने का बहाना ढूंढ लेते हैं। साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे कितना भी अच्छा माहौल क्यों ना हो, वो दुखी ही रहेंगे। अभी इन दोनों की बातें चल ही रही थी कि इसी बीच में बेसेनियो, ग्रेसेनियो एंड लोरेंजो, जो इनके तीन और दोस्त हैं, वहां आ जाते हैं। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि बेसेनियो इस ड्रामा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये पूरा ड्रामा इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, इसलिए बेसेनियो का नाम याद रखना जरूरी है। अब सेलेनियो एंटोनियो से कहता है कि अरे देखो कौन आया, अब तुम्हारे तीन बेहतरीन दोस्त आ गए हैं, अब तुम इनके साथ समय बिताओ और हम लोग चलते हैं। सेलेरिनो बोलता है
कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाता जब तक तुम अच्छा महसूस नहीं कर लेते, लेकिन जब तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त आ गए हैं इसलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। तुम इन तीनों के साथ वक्त गुजारो। मगर एंटोनियो कहता है कि नहीं यार, तुम लोग भी मेरे उतने ही अच्छे दोस्त हो जितने ये लोग हैं। तुम लोग ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें कुछ काम है और इसलिए तुम लोग जाना चाहते हो? अरे भाई, यदि तुम लोग को कुछ काम है तो चले जाओ, बस इस तरह से बहाने तो मत बनाओ। इसी बीच बेसनियो बोलता है, अरे यार, तुम लोग ईद का चांद बन गए हो, कभी मिलते ही नहीं, कभी तो वक्त निकालो हमारे लिए भी, साथ में बैठ के गप्पे करते हैं। सेलेरिनो कहता है कि वक्त निकालना पड़ेगा, निकाल कर किसी दिन बैठकर बातें करते हैं। इसी बीच सेलेरिनो वहां से चले जाते हैं और बेसेनियो बोलता है, यार एंटोनियो, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो, लगता है कि तुम इस दुनिया की कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हो, ज्यादा सीरियस मत रहो दोस्त। वैसे आपको बता दें, बेसेनियो एकदम मस्त मौला इंसान है, हमेशा हंसी मजाक करता रहता है और बातें भी खूब करता है। एंटोनियो कहता है, नहीं यार, ऐसा नहीं है, मैं दुनिया को उसी तरह से देखता हूँ जिस तरह से दुनिया है। हर इंसान का इस दुनिया में कोई ना कोई रोल है और मेरा रोल इस दुनिया में शैड है। एंटोनियो का कहना है कि मेरा इस दुनिया में रोल ही सैड का है, इसलिए मुझे शायद सैड ही रहना है। इस दुनिया में चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं हमेशा ही सैड रहूंगा। ये बात सुन करके ग्रेसेनियो बोल उठता है, देखो यार, मैं तो ये चाहता हूं कि मैं हमेशा खुश रहूं और इसी प्रकार एक दिन हंसते खेलते बूढ़ा हो जाऊं और मेरी सारी जिंदगी हंसते खेलते निकल जाए। और यह कहता है कि यदि शराब पीने से मेरी किडनी भी खराब हो जाए तो भी मैं दुखी नहीं रह सकता। मुझे तो समझ नहीं आता कि जवान लोग ऐसे क्यों रहते हैं कि जैसे उनके शरीर में जान ही ना हो। जवान लोगों का तो सबसे ज्यादा खुश रहना चाहिए। एक दुखी इंसान जब जागा हुआ भी होता है तो लगता है वो सो रहा है, मतलब उसके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है, उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ऐसा लगता है उसे जैसे जॉन्डिस हो गया है। ग्रेसेनियो का मतलब है कि एक दुखी इंसान अच्छा नहीं लगता है और वो अपने दोस्त एंटोनियो को ये समझाने की कोशिश करता है कि दुखी रहने से कोई फायदा नहीं है, खुश रहा करो। ग्रेसेनियो बोलता है, एंटोनियो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, खुश रहो यार। वो बोलता है कि कुछ लोग रुके हुए पानी की तरह होते हैं, वैसे मत बनो। जो लोग कम बोलते हैं वो ये समझते हैं कि हमारे कम बोलने से लोग हमें इंटेलिजेंट समझेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जानबूझकर अपने को उदास दिखा रहे हो। और मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इसलिए भी कम बोलते हैं कि लोगों को ये ना पता लग सके कि वे कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। चलो, मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा, अगली बार मिलेंगे तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा लूंगा। यह उदास रहना बंद कर दो। चलो लोरेंजो, चलते हैं, डिनर करने के बाद बातें करेंगे। गैसेनियो लोरेंजो की बात करता है, मगर लोरेंजो को चुटकी लेने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाता है तो लोरेंजो थोड़ा ग्रेसेनियो का टांग खींचता है और लोरेंजो को कहता है, तुम बोलते ही इतना हो कि कोई दूसरा बोल ही ना पाए। ग्रेसेनियो बोलता है, तुम रुको थोड़ा, अभी 1-2 साल बिताने दो, फिर पता चलेगा कि मैं कितना बोलता हूँ और फिर तुम बोलना ही भूल जाओगे। तभी एंटोनियो बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब से मैं भी थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा। ग्रेसेनियो कहता है, हाँ यार, थोड़ा बोलना सीखो, इतना चुप रहना भी ठीक नहीं है। तब लॉरेंजो एंड ग्रेसेनियो भी चले जाते हैं और बचते हैं एंटोनियो और बेसेनियो। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। बेसेनियो कहता है कि यार, ये ग्रेसेनियो के बातों का इतना सीरियसली मत लेना, इसकी बातों के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। एंटोनियो कहता, हाँ चलो छोड़ो, बताओ उस लड़की का क्या हुआ जिससे तुम मिलने वाले थे। यहाँ ये बात जान लेना जरूरी है कि बेसेनियो बहुत ही खर्चीला आदमी है और बहुत सारे पैसे फिजूल में उड़ा देता है और इससे जब भी पैसों की जरूरत होती है एंटोनियो के पास चला जाता है कर्ज लेने के लिए। अब बेसेनियो कहता है कि दोस्त, तुमको तो पता ही है कि मैंने अपना सारा पैसा किस तरह से बर्बाद कर दिया है। मैंने हमेशा तो बेसेनियो कहता है कि दोस्त, तुमको तो पता ही है मैंने अपना सारा पैसा किस तरह से बर्बाद कर दिया है। मैंने हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा पैसा खर्च किया है।
यहाँ यह भी जान लेना जरूरी है कि बेसनियों ने बहुत सारे पैसे औरों से उधार ले रखे हैं। तो बेसनियो बोलता है अब वक्त आ गया है कि मैं अपना सारा पैसा उधार चुका दूं, और सबसे ज्यादा पैसा तो मैंने तुमसे उधार लिया है दोस्त। साथ में तुम्हारा बहुत सारा प्यार भी उधार है मेरे ऊपर। तुमने मुझे प्यार और पैसा दोनों दिया है। क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना प्लान भी बताऊंगा कि मैं कैसे अपना उधार चुकाने वाला हूँ। तभी एंटोनियो कहता है ठीक है, इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और सही इंसान हो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। बेसेनियो अपना प्लान एंटोनियो को बताता है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था और तीर चलाना सीखता था, तो मेरा पहला तीर यदि खो जाता था तो मैं उसी दिशा में दूसरा तीर चलाता था और उसी दिशा में जाकर ढूंढता था, तो मुझे दोनों तीर मिल जाते थे। इस तरह मैंने बचपन में जो किया था उसी को दोहराने वाला हूँ। दोस्त तुम इस बार फिर मुझे पैसे उधार दे दो। इस बार मैं उसे ऐसी जगह पे लगाऊंगा जिससे मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, और फिर मैं सबका कर्ज चुका दूंगा। एंटोनियो कहता है हाँ, इस बार मुझे पता है कि तुम पैसों का सही इस्तेमाल करोगे। मुझे इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मुझसे इतना जितना हो सकेगा उतनी मदद मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब बेसेनियो एक लड़की के बारे में बताता है। वो कहता है कि बेलमोंट शहर में एक बहुत खूबसूरत और अमीर लड़की रहती है, जो बाहर से भी खूबसूरत है और दिल की भी बहुत अच्छी है। उसका नाम है पोर्शिया। पोर्शिया इतनी फेमस है कि दुनिया भर में उसके चर्चे हैं, और उसकी सुंदरता और पैसे की वजह से बहुत से चर्चित लोग उससे शादी करने के लिए आते हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जब मैं पोर्शिया से शादी करने के लिए जाऊंगा तो उसे जीत लूंगा। तब एंटोनिया कहता है हाँ यार, अभी तो मेरे पास नगद पैसे नहीं हैं, मेरी सारी जहाजें अभी अपने ट्रिप पे हैं। मगर तुम एक काम करो, मेरा नाम लेके तुम पैसे किसी और से उधार ले लो। तो इस प्रकार एक्ट वन सीन वन यहीं खत्म होता है। इसका अंग्रेजी वर्जन हम पहले ही डाल चुके हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इस प्रकार हम पूरा ड्रामा इंग्लिश, हिंदी और समरी के साथ एक्सप्लेनेशन भी शीघ्र लेकर आ रहे हैं। देखना ना भूलें, और हमारा यह प्रयास आपके लिए हेल्पफुल है तो फुल सपोर्ट दें। जय हिंद, जय भारत।